बंगाल में वोटिंग 92%। 92%। बाप रे बाप, सुन के ही दिमाग खराब हो जाता है। 92 लोग अगर वोट कर रहे हैं आके, तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन कुछ जगहों के अंदर कुछ वायलेंस भी हुई, लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, डंडाबाजी कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे, हमने सब कुछ देखा। आइए बात करते हैं ओमकार जी से, समझते हैं इसका क्या मतलब है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक सर। नमस्कार बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए आदि जी। सर। ये 92% मतलब, ये तो मैं आई मीन ये क्या सर, आप तो बहुत टाइम से पॉलिटिक्स देख रहे हो, किसी स्टेट में कभी इतना परसेंटेज वोटिंग हुआ है सर? देखिए, पूर्वी राज्यों में हैवी वोटिंग होती रही है। अगर पिछले दो चुनाव देखें तो पश्चिम बंगाल में भी 82-82% टर्नआउट हुआ है। लेकिन इस बार अगर 10% और टर्नआउट बढ़ा है और 92% हुआ है, तो ये दीवार पर बहुत मोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत है। एक तो एसआईआर की वजह से जो फेक वोटर थे वो निकल गए, जो अब इस दुनिया में नहीं है और मतदाता सूची में थे वो निकल गए। जिनके दो जगह नाम आ रहे थे, एक शहर में एक गांव में, या एक इस जिले में एक उस जिले में, वो भी निकल गए। तो बड़े पैमाने पर जो वोट डालने आए हैं, इसका मतलब वो असली वोटर हैं। मान लिया 100 में से 70% वोट पड़ रहे थे, या 80-82% ही वोट पड़ रहे थे, 18% नहीं पड़ रहे थे। इसका मतलब वो 18% वो थे जो इस दुनिया में ही नहीं थे, और जिनके कोई पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को खड़े करके उनके वोट नहीं डलवा पाई, तमाम प्रयासों के बावजूद। तो इस बार 2-3 कारणों से मुझे लगता है कि ये हैवी वोटिंग हुई है। एक, जब किसी को विदा करना होता है तब हैवी वोटिंग होती है। ऐसा भी हुआ है पश्चिम बंगाल में कि 2.5% अधिक वोट हुआ और सरकार बदल गई। ऐसा भी हुआ है कि 4-5% वोट बढ़ा, सरकार बदल गई। ये तो सीधे सीधे 10% टर्नआउट बढ़ा है। इसके संकेत हैं, आदि जी आपके शो पर कह करके जा रहा हूं, सुनामी। और सुनामी जब आती है तबाही मचा करके जाती है, उसके बाद फिर समेटते रहिए चीजों को जो बिखरी हुई मिलती है। तो ये वोटर्स की तरफ से पश्चिम बंगाल में झाड़ू चलाई गई है, सुनामी आई है। अब ये किस पर भारी पड़ेगी मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। 15 सर साल 15 साल का शासन, अराजकता की पराकाष्ठा, बेलगाम बयानबाजी, एरोगेंस, शासन को, प्रशासन को, पुलिस को काम नहीं करने देना, केंद्रीय एजेंसी अपना काम कर रही हैं तो वहां जाकर के भी दखल अंदाजी करना, किसी को कुछ समझना नहीं। और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है, अगर रेप के मामलों पर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई एजेंसी को जांच सौंपी गई है, तो और एजेंसी जांच करने गई है तो उस पर भी अटैक कर देना। ये सारी चीजें पब्लिक देख रही थी, और कम से कम पिछले 2 चुनाव का तो मैं गवाह हूं, जब बेतहाशा हिंसा हुई, चुनाव पूर्व हिंसा हुई, लोगों की डेड बॉडीज पेड़ पर लटकी हुई मिली, उनकी हत्याएं कर दी गई, उनके घरों में घुस करके हत्याएं की गई। इस बार वो सब रुक गया है, वो दहशत खत्म कर दी गई है। इस बार चुनाव पूर्व कहीं भी हिंसा नहीं हुई है। वो कहते हैं ना कि एक 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 पॉइंट ऐसा आता है जब लोगों के मन से दहशत भी निकल जाती है, और फिर वो हर तरह की स्थिति परिस्थिति का सामना करने को तैयार हो जाते हैं। मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल आज उसी स्थिति में आ चुका है। सर, ये जो 2-4 जगह पे, 2-4 नहीं काफी जगहों पे जो हिंसा हुई है, ये तो इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि भाई हम ये पूरा रद्द कर देंगे अगर ऐसा कुछ होगा। आपको कुछ लगता है ऐसा होता हुआ? बिल्कुल होगा। देखिए, सीसीटीवी हर जगह लगाए गए थे, अधिकांश जगहों की डायरेक्ट लाइव
फीडिंग आ रही थी वेबसाइट पर, और जहां भी हिंसा हुई है वो सब कैमरों में कैद हुई है। तो जिन जिन बूथों पर ये हुआ है, और ये प्रमाणित अगर हो गया, रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर, बूथ लेवल ऑफिसर ने अगर ये रिपोर्ट दे दी चुनाव आयोग को कि इससे मतदान प्रभावित हुआ है, या कहीं ईवीएम मशीन ने ठीक से काम नहीं किया, या दूसरी वजहों से किसी ने आकर के छेड़छाड़ करने की कोशिश की है, तो 100% पुनर्मतदान होगा। और टाइम है चुनाव आयोग के पास, बहुत टाइम है। 4 मई को जाकर के मतगणना होगी, तो 29 मई के बाद भी, 29 अप्रैल के बाद भी उसके पास टाइम रहेगा 4 दिन का, तो वो पुनर्मतदान कराएगा। अगर सेकंड फेज में भी कहीं हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई, मारपीट हुई, किसी को रोकने टोकने की कोशिश हुई, तो ये होगा। इस बार चुनाव आयोग बहुत तैयारी के साथ में है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज मेरे को जो दिखती है सर कि किस तरह से इन लोगों ने, मतलब टीएमसी वालों ने पूरा जो इनका भ्रम फैलाने की बातें होती हैं कि हम मारेंगे, कूटेंगे, ये करेंगे। एक वीडियो मैं देख रहा था, उसके अंदर वो एक लेडी के पास गया कि भैया तीसरे नंबर पे टीएमसी है, उस पे आप बटन दबाइएगा। तो उसने पूछा बीजेपी का है, कहता बीजेपी नहीं है इसके अंदर। तो, तो वो बड़ा सीधा सीधा उसको बोल रहा बीजेपी है ही नहीं, वोट मत करो उसको। तो ये तो वीडियो पे आया है, तो 50 जगहों पे लोगों ने और ऐसे ऐसे काम करे होंगे। एक जगह पे एक बीजेपी के कैंडिडेट को ही मारपीट करने की कोशिश कर रही थी, वो बेचारा भागता हुआ फील्ड के अंदर, मतलब वो खेत के अंदर भागता हुआ गया, उसको पुलिस वाले ने पकड़ के लेके गए उसको वहां से। बड़ा ही अजीब माहौल है। आई मीन, ये आपको क्या दर्शाता है सर, ये जब इस तरह की चीजें होती हैं, ये रेगुलर है कि ये कहीं ना कहीं कुछ डेस्परेशन है, कि ये एक एग्जाम्पल सेट करने की है कि भैया हम छोड़ेंगे नहीं तुमको? नहीं, इस बार तो कुछ भी नहीं है। पिछले 2 चुनाव अगर उठा के देखें, और लोकसभा के भी 2 चुनाव उठा के देखें, भयानक हिंसा हुई थी। भयानक हिंसा जिसको कहते हैं, मतदान से पहले भी और मतदान के बाद भी, नतीजे आने के बाद भी। 2021 में तो नतीजे आने के बाद ही हिंसा हुई थी, जब करीब 5,000 लोगों को परिवार के साथ बंगाल और अपना घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ करके असम जाना पड़ा था, और वहां हिमंता बिस्वा शर्मा के राज्य में शरण लेनी पड़ी थी। बाद में जगदीप धनखड़ जो राज्यपाल थे, वो इनसे विमान मांगते रह गए, ममता बनर्जी ने उनको विमान भी नहीं दिया, वो उनके पास जाना चाहते थे। फिर केंद्र सरकार ने बीएसएफ का विमान उपलब्ध कराया था, और तब धनखड़ साहब असम में विस्थापितों से मिलने के लिए गए थे जो पलायन कर गए थे उनसे। हर बार हिंसा का नंगा नाच हुआ करता था। इस बार तो बस वो मुर्शिदाबाद में समझ लीजिए एक बमबाजी की घटना कल हुई थी, और 2-4 जगहों पर आज छुटपुट हुई है। इसको मैं हिंसा भी मानने को तैयार नहीं हूँ। तो थोड़ा बहुत जो हुई है मारपीट, उसको अब चुनाव आयोग देख लेगा, निपट लेगा। इसमें सर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, जिस तरह से ये पूरा मतलब माहौल बनाया है इन लोगों ने, और जिस तरह से, मैं टीएमसी की बात कर रहा हूँ, जो मतलब दीदी के जो आखिर में, दीदी तो क्या बोलूं, दीदी बोल के भी शर्म आती है उसको। ममता बनर्जी ने जो आखिर में बोला कि भाई अगर रहे तो मिलेंगे, और ये सब चीजें उसने बोली। और आज तो आके ममता बनर्जी से मेरे को ईवीएम के ऊपर डायलॉग बाजी मेरे को लगी नहीं थी कि वो बोलेंगी। ईवीएम पे उन्होंने बोला कि भाई ये ईवीएम का उल्टा सीधा काम करा है इन्होंने, ये ईवीएम पे ये चल रहा है। तो ईवीएम पे जब आता है कोई, तो फिर मेरे को पता नहीं डाउट सा लगता है कि यार ये क्या हुआ। एक ये स्टेटमेंट, दूसरा राहुल गांधी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया कि साहब ममता बनर्जी अगर एक साफ सुथरी सरकार चलाती तो यहाँ पर बीजेपी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। नाउ ये 2 स्टेटमेंट्स को आप किस तरह देखते हैं सर? क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से तो बोलते हैं कि पोलराइज ममता बनर्जी ने करा इस इलेक्शन को, तो तभी ये बीजेपी घुस गई है इसके अंदर। राहुल गांधी की प्रॉब्लम एक्चुअल में और कुछ है, उस पर भी आते हैं। लेकिन जहां तक ममता बनर्जी का ईवीएम पर जो नजला गिरा है, तो ये कोई नई बात विपक्ष की तरफ से है नहीं। अब देखिए 2011 में इसी ईवीएम से चुनाव हुए, मुख्यमंत्री बनी। 2016 में इसी ईवीएम से चुनाव हुए, मुख्यमंत्री बनी। 2021 में भी इसी ईवीएम से चुनाव हुए, मुख्यमंत्री बनी तीसरी बार।
2014 में लोकसभा का चुनाव मैक्सिमम सीटें ममता बनर्जी ने जीती। फिर 2019 में भी 18 सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन ज्यादातर सीटें 24 सीटें तो टीएमसी ही जीती थी। और 2024 का लोकसभा चुनाव इसी ईवीएम से मत पड़े, जब वो 27-28 सीटें जीत गई और बीजेपी जो है वो मिनिमाइज हो गई। तब तो ईवीएम पर नजर नहीं गिरा दीदी का। आज क्यों गिर रहा है? क्योंकि इनको पता है कि गाड़ी पलट चुकी है और मतदाताओं ने खाट खड़ी करने का काम कर दिया है। तो इसलिए अभी से पेशबंदी, और अगर 2 चरण में मतदान ना होता, आज ही सब खत्म हो गया होता, तब इनका स्यापा देखने लायक था। अभी तो संभल करके थोड़ा सा बयान दे रहे हैं, और चूंकि 29 को भी मतदान है, 142 सीटों पर मतदान होना है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों को, मतदाताओं को ढाढ़स बनाने की कोशिश हो रही है, और ये दिलासा देने की कोशिश हो रही है कि जैसे वही मुख्यमंत्री बनने वाली हैं चौथी बार। वरना दहाड़े मार करके रोते हुए दिखाई देते अभिषेक भी और ममता बनर्जी भी। जहां तक सवाल है राहुल गांधी के बयान का, देखिए राहुल गांधी में और ममता बनर्जी में बड़ी पुरानी अदावत है, दुश्मनी के लेवल तक है। जब इंडी अलायंस के नेता पद की बात चल रही थी, राहुल गांधी का नाम आगे करने की कोशिश हुई थी, नीतीश बाबू भी दौड़ में थे। नीतीश को जब लगा कि नहीं, मुझे तो ये नहीं बनने देंगे, तो वो तो पतली गली से निकल लिए, इंडिया अलायंस से वापस भारतीय जनता पार्टी के पास चले गए। कांग्रेस में सोनिया गांधी के नाम पर तो तैयार थे इंडिया अलायंस के बाकी घटक दल, शरद पवार भी, अखिलेश यादव भी, ममता बनर्जी भी, सारे लोग, लेकिन राहुल गांधी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। बल्कि राहुल गांधी पर तो एक बड़ा फायरी स्टेटमेंट दे दिया था ममता बनर्जी ने कि जो आदमी 50% समय विदेशों में रहता हो, वो क्या विपक्ष में एका करेगा और संवाद करेगा और मीटिंग करेगा और समन्वय करेगा। तो राहुल गांधी को इंडिया अलायंस के भीतर जो जो नेता अपना नेता मानने को तैयार नहीं, लीडर मानने को तैयार नहीं, उनमें सबसे प्रमुख चेहरा ममता बनर्जी का है। नंबर 2, कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा भी ममता बनर्जी से ही है कि भविष्य में अगर कोई चुनौती दे सकता है तो वो ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी कमजोर होंगी इस बार चुनाव हार करके, सत्ता से बाहर जाकर के, लेकिन भविष्य में भी वो मजबूत नहीं रहेंगी या नहीं होंगी, इसकी गारंटी कोई नहीं ले सकता। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी राहुल गांधी करते हैं, उसी तरीके से 2 और नेता हैं जो करते हैं, एक अरविंद केजरीवाल और दूसरी ममता बनर्जी। तो जो नरेंद्र मोदी से नाराज मतदाता हैं, ऐसा तो है नहीं कि देश में सब उनको फेवर ही करते हैं, सब उनके सपोर्टर ही हैं, उनको जोड़ने के लिए ये गाली गलौच और बयानबाजी और मोदी के खिलाफ ये और मोदी के खिलाफ वो, ये सब जानबूझ करके पोस्चरिंग ली जाती है। तो राहुल गांधी को लगता है कि ममता बनर्जी अगर आज कमजोर हो गई हैं, सत्ता से बाहर जा रही हैं, तो एक धक्का इनको और लगाओ, पुश करो, ताकि ये अच्छे तरीके से बाहर जाए। तो अभी 29 तारीख का मतदान बाकी है, उससे पहले राहुल गांधी की बयानबाजी ये शो करती है कि ममता आउट हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। तो ममता बनर्जी अगर ठीक से पत्ते खेलती तो भारतीय जनता पार्टी नहीं आती। ये ब्लेम गेम कांग्रेस के नेता की तरफ से शुरू हो गया है, और ये मैसेज भी देना चाहते हैं उस वोट बैंक में जिसमें ममता बनर्जी हिस्सेदार है, यानी मुस्लिम अल्पसंख्यक वोट बैंक। तो उसको लेकर के लड़ाई शुरू हो चुकी है। जो इस समय पर अगर आप देखते हैं सर, पोलराइजेशन की बात करें, अगर पोलराइजेशन में ममता बनर्जी के हाथ में पूरा मुस्लिम वोट तो पड़ता ही है, ये हमको सबको पता है। लेकिन यहाँ पर मतलब कई जगहों के अंदर मुस्लिम लोग भी काफी परेशान थे कि हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा,
और ये टीएमसी वाले लोग आ गए हैं, तो एक दो वीडियोस उसके ऊपर भी आए हैं कि साहब हमको वोट नहीं डालने दिया जा रहा, हमको ये नहीं करने दिया जा रहा। उसके ऊपर भी वीडियोस आए हैं कि भाई मुस्लिम समाज के लोगों को भी ये रोकने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो अपने वोट बैंक को खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोग? उसमें एक्चुअल में जो इनको लग रहा होगा कि ये हुमायूं कबीर के पक्ष में वोट करेंगे या असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में करेंगे या कांग्रेस या वामपंथियों के पक्ष में कुछ कर रहे हैं, हो सकता है उनको रोका टोका गया होगा। लेकिन टीएमसी सैद्धांतिक तौर पर मुस्लिमों को वोट डालने से नहीं रोकेगी, क्योंकि उसको पता है कि एक मुश्त अभी भी मुस्लिम टीएमसी के ही पास है। करेक्ट। आज अमित शाह साहब ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया वहां पर खड़े होके, कि साहब ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये चीजें करी हैं, कि दीदी के जितने भी गुंडे हैं वो 29 तारीख को बाहर ना निकले। आरामबाग में अगर किसी लोगों को तंग किया गया तो हम उनको उल्टा उल्टा टांग देंगे। मैंने कभी उनसे ये उनके मुंह से ऐसी लैंग्वेज सुनी नहीं है, बट इंटरेस्टिंग टाइम आया। तो ये वायलेंस के जब न्यूज आनी शुरू हुई उसके बाद का स्टेटमेंट है। तो कुछ आपको दिखता है बीजेपी वाले इसमें कुछ करने वाले हैं? नहीं, देखिए, सबको लग रहा है कि बीजेपी सत्ता में आ रही है, और सत्ता में आ रही है तो जाहिर है पावर उसके हाथ में रहेगी। पावर उसके हाथ में रहेगी जो गुंडागर्दी करेगा, जिसने अभी आज पहले चरण में करने की कोशिश की, कहीं कहीं, ज्यादा नहीं, और उनको भी चेतावनी दी गई है और कुछ कुछ और सूचनाएं भी आई हैं, घरों में जाकर के धमकाने की कोशिश हुई है। अब हर जगह तो सीसीटीवी लगे नहीं है, हर जगह तो सीआरपीएफ और केंद्रीय बल तैनात नहीं किए जा सकते। कुछ कुछ सूचनाएं आई हैं तो उनको चेतावनी दी गई है। जहां तक अमित शाह के इस तरह के बयान देने का प्रश्न है, तो उनका बयान है कि अगर किसी ने ऐसा कुछ किया तो उसको उल्टा लटका करके सीधा करेंगे। तो ये इस तरह के बयान कभी कभी चुनाव के मौसम में दिए जाते हैं और ये इंटरेस्टिंग बयान होते हैं, इनकी चर्चाएं होती है, इनका असर होता है, प्रभाव होता है। अपने समर्थकों का भी मनोबल बढ़ाने के लिए ये चीजें की जाती हैं, बयान दिए जाते हैं, और सामने वाले का मनोबल तोड़ने के लिए भी, चेतावनी देने के लिए भी किया जाता है। बाबा तो यानी योगी आदित्यनाथ तो काफी कुछ कहा है, और हिमंता बिस्वा शर्मा, हिमंता ने तो ये कह दिया कि कौन है ये हुमायूं कबीर। आज ये बाबरी मस्जिद की बात कर रहा है, कल को जहांगीर की बात करेगा, परसों औरंगजेब की बात करेगा, फिर ये अकबर बीरबल की बात करेगा। इनको कोई और काम धंधा नहीं है क्या? और योगी आदित्यनाथ कह आए थे कि ये जो माफिया और मौलाना है, ये 4 मई के बाद सड़कों पर झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे, आपकी चाटुकारिता करते दिखाई देंगे। तो ये बयान बड़े सोच समझ करके दिए जाते हैं चुनाव के टाइम पर। इनका एक मैसेज दिया जाता है, और जो एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जाती है सत्तारूढ़ दल की तरफ से, उसकी काट के तौर पर इसको रणनीतिक तौर पर माना जाता है कि ये बयान दिए जा रहे हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए कि ये अब जा रही हैं, हमारी सत्ता आ रही है, और उसके बाद इनका रूप देखना, जो माफिया है इनका रंग देखना, इनका बदलता हुआ आचरण देखना, ये सब सड़कों पर आपको झाड़ू लगाते हुए दिखाई देंगे। अभी सर 29 तारीख को दूसरा चरण है ना। अगर 29 तारीख को इनके कार्यकर्ता, जो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, अगर ये बाहर नहीं निकलते, लेट्स से अगर ये बड़े जोर से निकलते हैं, तो इनको, मेरा मतलब लॉजिक ये कहेगा कि अगर ये पूरे जोर शोर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगेगा कि भाई इनको लगता है कि भाई पिछला इलेक्शन इनके पास आ रहा है, तो अगर थोड़ा धमका के इसको थोड़ा पुश कर दो तो खींच लेंगे। अगर ये बाहर नहीं निकलते, इसका मतलब ये कि इन्होंने हार मान ली है। क्या मेरा ये एनालिसिस ठीक रहेगा सर? नहीं, बाहर तो निकलेंगे, वो बाहर तो निकलेंगे, क्योंकि जो उनका चरित्र है, मूल चरित्र है, वो गुंडागर्दी करने का है, धमकाने का है, और अपनी पार्टी के लिए, ममता बनर्जी के लिए जितना संभव हो सकेगा इस बेहद कड़े सुरक्षा बंदोबस्तों के बीच में वो कुछ ना कुछ तो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये भी बात ठीक है कि
ये जो बाकी का अब 142 सीटें बची हैं, ये ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता रहा है। अगर पिछले चुनाव भी हम देखें 2021 के, तो जो 152 सीटों पर आज मतदान हुआ है, इन 152 में से भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें आई थी। इन 77 सीटों में से 58-59 सीटें यहीं से आई थी जहां आज मतदान हुआ है। इसका मतलब मैक्सिमम सीटें यहीं से आई थी। और जो अगले चरण में मतदान है, क्योंकि है तो बंगाल का ही हिस्सा ना, तो अगर यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इस बार 58-59 के बजाय 100 क्रॉस करने जा रही है 152 में से भारतीय जनता पार्टी, तो फिर हम ये नहीं मान सकते कि जो बाकी के 142 बचे हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी सुप्त अवस्था में रहेगी। बदलाव वहां भी दिखाई देगा और बौखलाहट टीएमसी की वहां भी दिखाई देगी, इनके गुंडों की बौखलाहट दिखाई देगी। तो कारस्तानी तो करेंगे, लेकिन इस बार चूंकि सीआरपीएफ और केंद्रीय बल बहुत बड़ी संख्या में लगाए गए हैं, चुनाव आयोग बहुत तैयारी के साथ आ रहा है, इसलिए छितेंगे भी और पीटेंगे भी, दोनों काम होंगे। इसमें सर आप इसको जरा थोड़ा सा और बाहर निकल के देखते हैं। इस जगह के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर जो लोग हैं, और वो हर लोग अभी परिवर्तन चल रहा है चारों तरफ से। एक ही वो नैरेटिव है कि परिवर्तन की तरफ जाना है, हमको चेंज करना है। बट लोग ये नहीं बोल रहे कि किस चीज का परिवर्तन करना है, क्योंकि परिवर्तन तो ममता बनर्जी भी बोलती है कि परिवर्तन रैली और ये सब चीजें। तो एक बड़ा ये बीच में आके जो अभी तक स्टेटमेंट लोगों के बाहर निकल रहे हैं, इट्स वेरी बोलते हैं ना, कहीं इसको पूरी तरह से डिसाइफर नहीं कर सकते। इसका मतलब लोगों के अंदर एक वो भय तो है कि यार अगर हमने कुछ बोल दिया ये साले आके हमको मारेंगे। एक वो भय है, मतलब भय अभी तक गया नहीं है इनके दिमाग से। क्या मैं सच ठीक बोल रहा हूँ सर? आदि जी, पहले तो लोग इतना भी नहीं बोलते थे। हाँ, एकदम चुप रहते थे, खामोश रह करके निकल जाते थे। उनको पता था कि अगर इनको पता लग गया कि हमने बीजेपी को वोट दिया है तो पिटाई, नुकसान, घरों में आगजनी, दुकानों में लूटपाट, ये करेंगे और माँ बहन बेटियों पर हाथ भी डालेंगे, बदतमीजी करेंगे। इस बार वो बहन निकल गया है, वरना इतनी लंबी लंबी लाइनें ना लगती और 92% टर्नआउट ना होता। इस बार ये भय निकला है। इस बार परिवर्तन का मतलब ममता बनर्जी को ही बदलने की बात है, किसी और को नहीं। इस बार मैं उत्तरपाड़ा के कुछ वीडियोस देख रहा था धीरेन्द्र पुंडीर के, और उन्होंने करीब 12-14 लोगों से रास्ते पर चलते चलते रोक करके बात की है। उनमें से एक बंदे को छोड़ करके सबने कहा कि भारतीय जनता पार्टी। उत्तरपाड़ा में, बंगाल में इस बार बंगाल ने मन बनाया है कि यार बहुत हो गया ना, 15 साल हो गए, कुछ कर तो रही नहीं है, रोजगार नहीं है, विकास नहीं है, सड़कें नहीं, सुविधाएं नहीं, हेल्थ नहीं, एजुकेशन नहीं, पानी का प्रबंधन नहीं, कुछ नहीं। और ऊपर से हर चुनाव के बाद उनकी पिटाई छिताई अलग से कर दी जाती है। तो एक स्टेज होती है ना कि दहशत निकल जाती है आदमी के मन से कि ठीक है यार, ये सब होना ही है तो इसका एक बार सामना करो। तो वही सीन इस बार पश्चिम बंगाल में हमें दिखाई दे रहा है। तो मतलब वो एक कॉल ले लिया है लोगों ने कि चुप रह के करना है तो करना है। इस बार बोल रहे हैं, इस बार चुप नहीं रह रहे, इस बार डर नहीं रहे, वो वोकल हैं इस बार। अभी सर डेरिक ओब्रायन ने चिट्ठी लिखी है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को कि भाई वो जो स्पेशल ट्रेन मंगाई है वो सेक्शन 123 के खिलाफ है। मैंने सेक्शन 123 पढ़ा, उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि साहब गवर्नमेंट एक्सपेंस पे आप कुछ नहीं कर सकते,
अगर कोई पार्टी स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज करती है अपने एक्सपेंस पे करे, उसके अंदर कोई लेना देना नहीं है किसी का, गवर्नमेंट एक्सपेंस पे नहीं हो सकता। और वो जो स्पेशल ट्रेन ऑर्गेनाइज करी है वो तो बीजेपी वालों ने करी है, वहां पर तो बीजेपी के झंडे लगा के लोगों को भेजा है, सब कुछ करा है, ठीक है जी। तो इन्होंने ये चिट्ठी डाल दी है कि भाई आओ ये देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आता ये लोग कहाँ थे जब केरला इलेक्शन के टाइम पे, ये लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे यूएई से जहाज भर भर के लोगों को लेके आया जा रहा था, तब कहाँ थे ये लोग? अभी 10 दिन पहले पंजाब के फाजिल्का से मेरे एक वीडियो के नीचे मैसेज आया कि हम बंगाल से हैं और स्पेशली ममता बनर्जी के खिलाफ वोट डालने के लिए यहां से छुट्टी लेकर के जा रहे हैं। वो तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं भेजे हैं। और दूसरी बात यह है कि इस बार चुनाव आयोग ने भी इनकी रेल बना रखी है। इनकी चिट्ठियों के इतने गट्ठर पड़े हुए हैं ज्ञानेश कुमार की टेबल पर, वो देख ही नहीं रहे उनकी तरफ को। और पिछले दिनों पहले अभिषेक बनर्जी गए 10-12 सांसदों को लेकर के, बाहर आकर के बड़ी बकवासबाजी करी उन्होंने। फिर ममता बनर्जी पहुंच गई, 5-7 मिनट में ममता बनर्जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया उन्होंने कि आपको अगर इसी लैंग्वेज में, इसी ऊंची आवाज में बात करनी है तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप बाहर जाइए। तो जो हारता है, जिसकी नैया डूबती है, चिल्लाता तो वही है मदद के लिए। तो ये अब चिल्ला रहे हैं। इनको पता है कि पूरे पश्चिम बंगाल का मूड क्या है। और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने चलो ट्रेन खड़ी करवा दी, अगर लोगों का मूड नहीं होगा उसमें आने का, बैठने का, वोट देने का, तो ट्रेन तो खाली आएगी। उसमें लोग आ रहे हैं, वापस जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनका तो मन तो बना हुआ है, उनका साधन उपलब्ध कराए गए हैं। तो और उसकी भी इनके पास क्या उसकी कोई सबूत है, क्या है, भगवान जाने। और अगर कोई सबूत है कि बीजेपी ने ऐसा कराया और आप कह रहे हैं कि मैंने वो सेक्शन पढ़ा है, उसमें कोई वायलेशन नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग इसमें क्या कर लेगा? क्योंकि इसके अंदर मेरे को तो यही दिखता है सर, ये अभी बहुत चिट्ठियां लिखेंगे, ओ जी हाँ, देखो यहाँ पर हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ पर ऐसा हुआ, देखो जी इनके साथ ये करा। ये तो ये चिट्ठियां लिखने का पूरा काम किया जाएगा कि भैया किस तरह से इस चीज को रोका जाए, किस तरह से इसको इस चीज को थोड़ा सा डिरेल किया जाए। इनकी कोशिश तो यही रहेगी। मैंने आपको बताया था कि पिछले सारे चुनाव उठा के देख लो, 2011 का, 14 का, 16 का, 19 का, फिर 21 का, फिर 24 का, कभी ईवीएम से कोई शिकायत ममता बनर्जी ने नहीं की, अभिषेक बनर्जी कभी नहीं। आज अगर कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पिटाई छिताई बहुत जम के हुई है। तो आदि जी, रोने का हक तो आप उनको देंगे ना? ऐसे मत बोलो सर। सर राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बारे में आपने कुछ बोला नहीं, जरा उसके बारे में बताइए क्या कहते हैं। वो तो बड़ा क्लियरली बोल रहे हैं कि, तो राहुल गांधी का सर वहां पर पिछली बारी वोट परसेंटेज 2% था कांग्रेस का, एक सीट नहीं आई इनकी। और ऊपर से जाके मैं वेट कर रहा था कि ये जाके वेस्ट बंगाल में रैली शाली करेंगे, इन्होंने एक रैली करी है वहां पर। तो 2021 में भी एक ही रैली की थी नक्सलबाड़ी इलाके में, और इस बार भी एक ही की है, तो अपना रिकॉर्ड तोड़ा नहीं, उतना ही रखा है। पिछली से पिछली विधानसभा में कांग्रेस के 44 एमएलए थे और वामपंथियों के 22 एमएलए थे। दोनों ने भारतीय जनता पार्टी ना जीत जाए इसलिए आत्महत्या की है। कांग्रेस का 0 एमएलए हो गया 44 से, और वामपंथियों का भी 0 एमएलए हो गया। बाद में वामपंथियों का एक जीत गया था शायद बाई इलेक्शन में, पर इन्होंने आत्महत्या कर ली, अपना घर जला लिया ममता बनर्जी के घर में रोशनी करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हरवाने के लिए। तो अगर आप अपना घर फूंक करके तमाशा देखेंगे
तो फिर वही हाल होगा जो पश्चिम बंगाल में हुआ और जो दिल्ली में हुआ है। क्योंकि मेरे को तो एक ही चीज दिखता है सर कि इन लोगों की तरफ से जो मतलब डेस्परेशन तो बहुत दिखती है। एसआईआर के बाद से इनका रोना धोना। ममता बनर्जी एक सीजन पॉलिटिशियन है सर, वो सोच समझ के चालें चालें चलती है। वो खेल नहीं खेलती, वो चालें चलती हैं। बहुत सीजन पॉलिटिशियन है। ऊपर से आप देखें जो अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की तरफ से और डीप स्टेट की तरफ से ब्लूमबर्ग में, रॉयटर्स के अंदर, गार्डियन के अंदर बड़े बड़े आर्टिकल लिखे गए कि देखो जी इनके वोट काट दिए। आप सर विश्वास नहीं करेंगे, मैंने आज एक शाम को वीडियो डाला सवाल पूछ के कि साहब यूपी में 2 करोड़ लोगों के वोट कटे हैं। वहां तो आप नहीं बोल रहे कुछ भी, यहाँ पर 91 लाख में आप रो रहे हो। वेस्ट बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सर, और दुनिया के आंखों के आगे क्यों आ रहा है? यूपी में मेरे एक मित्र हैं, 98 में एमएलए चुने गए थे, रूप चौधरी नाम है, उनका भी वोट कटा है। और जो इस समय आपको बात कर रहे हैं ओमकार चौधरी, मेरा भी वोट कटा है। हाँ। तो हम तो छाती नहीं पीट रहे, हम तो रो नहीं रहे हैं। हम तो ये मान करके चल रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था में कुछ काली भेड़ें बैठी हुई हैं जो या तो लापरवाही करती हैं या जानबूझ करके किसी के हाथों में खेल रही हैं। तो चलो एक बार वोट कट गया, उसको जुड़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये साला गार्जियन वाले कौन होते हैं भाई, प्रमाण पत्र देने वाले? या डीप स्टेट कौन होता है ये कहने वाला कि ममता बनर्जी के वोट कट गए? हु आर यू? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम वहां जहां बैठे हो वहां का देखो ना भाई। तुम ब्रिटेन बिना वोटर आईडी के वोट करते हैं सर लोग। वही मैं कह रहा हूँ, गार्जियन को ब्रिटेन का चिंता करना चाहिए, ना कि पश्चिम बंगाल का करना चाहिए। डीप स्टेट को अमेरिका की चिंता करनी चाहिए, वहां पर क्या गुल खिल रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में आकर के मुंडी क्यों घुसा रहे हैं? तो ये एक्चुअल में क्या है कि सब मोदी विरोधी हैं और इनको लग रहा है कि मोदी राज्य दर राज्य मजबूत होते जा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक झटका सा लगा था, ये खुशी से उछल पड़े थे, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे सबकी। इनको लगा था कि मोदी कमजोर हो गए, लेकिन मोदी तो कमजोर नहीं हुए। 240 सीटें आने के बाद भी धड़ल्ले से सरकार बना रहे हैं, धड़ल्ले से फैसले कर रहे हैं, मजबूती से फैसले लेते हैं। और उसके बाद 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, 4 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। जिस कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ये लोग चाहते हैं, उसका कहीं खाता भी नहीं खोला। मुख्यमंत्री बनना तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर में 90 सीटें हैं आदि जी, केवल 6 एमएलए जीते हैं कांग्रेस के। झारखंड में केवल 16 एमएलए जीते हैं। महाराष्ट्र में भट्टा बैठ गया, दिल्ली में खाता नहीं खुला। और अभी पश्चिम बंगाल में देख लेना, बिहार में 6 एमएलए जीत करके आए, एक मीटिंग बुलाई सारे एमएलए की। वहां जब राहुल गांधी मीटिंग लेने के लिए पहुंचे तो एक सोफे में वो 6 एमएलए बैठे हुए थे। तो राहुल गांधी ने कहा कि बाकी लोग नहीं आए क्या? तो उनको बताया गया बस यही है। तो ये तो इनकी हालत है जिस पर वो डीप स्टेट और ये सब पश्चिम का मीडिया दांव लगाए हुए है और उम्मीद लगाए हुए है। अभी पश्चिम बंगाल में सरकार बनने दीजिए, दहाड़े मार मार करके रोएंगे ये सारे। लास्ट में सर आपको ये जो तमिलनाडु में भी एक मैं पूछ लेता हूँ आपसे, वहां पर भी काफी वोटिंग जबरदस्त हुई है, बहुत जबरदस्त उधर पे वोटिंग हुई है। उधर पे तो 82 से ऊपर चला गया है वहां भी। उधर पे विजय का वो एक फैक्टर है। कई लोग बोलते हैं विजय प्रशांत किशोर की तरह निकलेगा, आवाज बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं है। कई लोग बोलते हैं ये थोड़ा सा बीजेपी में से मारेगा, थोड़ा सा बीजेपी मतलब एनडीए में से मारेगा, और थोड़ा ज्यादा डीएमके को डैमेज करेगा। आपको तमिलनाडु में क्या लगता है सर, किस तरफ जा रही है कहानी? देखिए, वहां स्टार्स का अपना एक जलवा तो रहा है अतीत में। बहुत सारे चेहरे वहां पावर में भी आए हैं, मूवी करुणा लेकर के जयललिता तक, और बहुत सारे चेहरे पावर में आए हैं, लेकिन कई फेल होते हुए भी देखे हैं।
और इनमें कमल हसन भी है, इनमें दूसरे लोग भी हैं जिनको लोगों ने मुंह ही नहीं लगाया। तो इनके बारे में भी मैं कोई बहुत ज़्यादा आश्वस्त हूँ नहीं। देखिए, आपको देखने के लिए स्टारडम की वजह से भीड़ आ जाए, धक्का-मुक्की हो जाए, वो एक अलग बात होती है। और आप में जो स्पार्किंग जयललिता में थी या दूसरे लोगों में थी और नेतृत्व देने की क्षमता भी हो, वो होना एक अलग बात होती है। उसको अभी प्रूव होना बाकी है। मुझे लगता है कि ये चुनाव उसका है नहीं। खुड़का ज़्यादा है, विश्वास कम है। खुड़का ज्यादा है, विश्वास कम है। ये बड़ा जबरदस्त सा डायलॉग मारा है आपने सर, क्योंकि जी। मतलब आवाज ही आवाज है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, विश्वास ज़्यादा नहीं है। विश्वास ज्यादा नहीं है। एक चीज आप देखते हैं सर इसके अंदर कि तमिलनाडु में आवाज बिल्कुल नहीं है वहां पर, और बिल्कुल भी क्या नाम है उसका, कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई पथराव नहीं है, कोई ये नहीं है। तो ये तो मतलब बंगाल में जो लोग आज टीएमसी के साथ खड़े हैं, इन इन लोगों को बड़ा क्लियरली ये दिखना चाहिए ना कि भाई साहब यहाँ देखो कुछ भी नहीं हो रहा उधर पे। अगेन मैं कहूंगा, इस बार पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है। और तमिलनाडु वगैरह वहां तो खैर उस तरह की चुनावी हिंसा का कोई रवायत रही नहीं है, परंपरा रही नहीं है। कुछ राज्य बदनाम रहे हैं उसके लिए, बिहार भी उनमें से एक था। जब आप कई चरणों में चुनाव कराते हैं और केंद्रीय बलों को लगाते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा देते हैं, 7-17 में लोगों को उठा करके बंद कर देते हैं और हथियार जमा करा लेते हैं, बड़े पैमाने पर धरपकड़ चलती है गुंडों की, मवालियों की, माफियों की, उनको उठा करके या तो जेलों में डाल दिया जाता है या उनको निबद्ध कर लिया जाता है कि आप कोई गुंडागर्दी नहीं करेंगे। तो अब चुनावी हिंसा उस तरह की रही नहीं है। लालू के दौरान तो हमने देखा था कि मतपेटियां लूट ली जाती थी, या तो तालाब में मिलती थी या उनको बदल दिया जाता था या फिर इधर उधर करके आग वाग लगा दी जाती थी। अब तो ये सब कहीं होता नहीं है, अब तो सब नियंत्रित कर लिया गया है। इस बार बंगाल में भी मैं कहूंगा कि बहुत मिनिमम हुई है, ना के बराबर हुई है, आटे में नमक के बराबर हुई है। वरना बदनाम था चुनाव से पहले की हिंसा के लिए भी, चुनाव के मतदान के दौरान भी और मतदान के बाद भी। इस बार मुझे लगता है कि मतदान के बाद भी हिंसा नहीं कर पाएंगे ये लोग। जो करेंगे वो बहुत बुरी तरह छितेंगे। बाप रे बाप, मतलब डेंजरस सिनेरियो है और देखना पड़ेगा क्या होता है सर। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए, क्योंकि आपने बड़ा डिफरेंट सा इंसाइट दिया है। और देखते हैं, मतलब इट्स बोलते हैं ना, एकदम अभी खेल खुल रहा है, और खेल खुलने में किस तरफ पलटता है, क्या होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। बट आपने जो बताया है बड़ा इंसाइटफुल है और हमारे ऑडियंस को बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, आपसे बात करके हमेशा कुछ नया सीखने को मिलता है। सब ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को सपोर्ट जरूर करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।